गुड मॉर्निंग। पिछली बार हम लोगों ने टर्बो के बारे में डिटेल से जानकारी ली थी कि टर्बो सुपरचार्जर यानी कि टीएससी क्या होता है और कैसे हमारे इंजन में सुपरचार्जिंग होती है, और टर्बो को मेंटेन रखने के लिए हम क्या क्या इक्विप किए हुए हैं टर्बो में, जैसे एयर कुशनिंग है, लुब्रिकेशन सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम है। तो आशा है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम इससे आगे चलेंगे कि टर्बो का मेंटेनेंस किन बातों पर आधारित होता है, और साथ ही साथ जो है मेंटेनेंस के समय हमें क्या क्या एस्पेक्ट ध्यान में रखने पड़ते हैं, क्योंकि टर्बो में जो फेलियर है एक्चुअली उन्हीं को मिनिमाइज़ करना है या रोकना है, जिसके लिए मेंटेनेंस किया जाता है। और टर्बो के लिए एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि टर्बो मैकेनिकली भी हाई एफिशिएंसी पे होना चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, और बैलेंसिंग बहुत ही मेन पार्ट है क्योंकि हाई आरपीएम पे घूमता है। जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं, 18,000 से 26,000 आरपीएम पे घूमता है। साथ ही साथ टर्बो में चूँकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टर्बो रिसीव करता है इन द टर्म ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस टेम्परेचर, जो कि 500 से 550 के बीच में फ्लोट करता है एज पर इंजन एफिशिएंसी। आज की डेट में हम मान के चलते हैं कि 500 अगर मॉडिफाइड टर्बो है तो 500 डिग्री के आसपास एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर रहता है, लेकिन 500 से 550 के बीच में जब टेम्परेचर रहेगा तो नेचुरल है कि डिस्टॉर्शन एंड डिटोरिएशन बढ़ेंगे, जो कि फेलियर के कारण होंगे। तो हमारा काम मेनली ये होता है कि हम इस टेम्परेचर लेवल को मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको स्टेबल कर सकते हैं। थर्मल लोडिंग इफेक्ट जब करती है जब हमारा एग्जॉस्ट गैस का टेम्परेचर अनइवन होना शुरू होता है। अगर एक स्टेबल टेम्परेचर जोन है जिसके लिए हमने टर्बो को मेंटेन किया है, तो नेचुरल है कि टर्बो के फेलियर से हम बच पाएंगे और टर्बो के फेलियर को हम रोक पाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में वही है कि रेगुलर इंटरवल पे मेंटेनेंस किए जाते हैं, जैसा कि पहले आपको बताया गया है। अगर एल्को टर्बो है तो 1 साल में ओवरहाल किया जाएगा, अगर एबीबी टर्बो है तो 4 साल में किया जाएगा, और इसमें सूझा है तो 4 साल में, और एबीबी का अगर टीपीआर 61 है तो 6 साल में, जो कि एयर कूल्ड है, या जी का है तो 6 साल में। तो ये फिनोमेना है। लेकिन अगर टर्बो में कोई फेलियर या कोई एफिशिएंसी लॉस होता है तो हम ब्रेकडाउन फेलियर भी करते हैं, टर्बो को उतार के हम दोबारा ओवरऑल टर्बो लगाते हैं। उस समय भी हमारा मेन काम होता है कि हम टर्बो की हेल्थ को इंश्योर करें, क्योंकि टर्बो जितना हेल्दी होगा, यानी कि टर्बो की एफिशिएंसी जितनी, जो उसकी परमिशन लिमिट है, जैसे मान लीजिए कि हिस्पैनो सुजा का है जो 70% मोर देन 70% एफिशिएंसी ओवरऑल एफिशिएंसी पे काम करता है, तो टर्बो की वो एफिशिएंसी मेंटेन होनी चाहिए, तभी इंजन को वो हेल्दी रख पाएगा। क्योंकि अगर टर्बो इटसेल्फ इंजन को हेल्दी नहीं रखता है, सपोज करिए कि वो बूस्टर या प्रेशर को गिरा देता है, तो नेचुरल है कि अनबर्न फ्यूल की मात्रा बढ़ेगी, एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और जो कि टर्बो को अनइवन कंडीशन में थर्मल लोडिंग पर ले जाएगा और टर्बो को फेल कर देगा, यानी कि टर्बो अपने फेल करने के कारण स्वयं बन जाएगा। तो इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक शेड्यूल के बाद टर्बो की मैकेनिकल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये रिकमेंडेशन केवल एल्को टर्बो में है। एल्को टर्बो में टीआरडी हमको चेक करनी होती है। टीआरडी यानी कि टर्बो रन डाउन टेस्ट, जो कि मैनुअली किया जाता है। लेकिन बकाया एबीबी या हिस्पैनो सुजा या नेपियर या जी टर्बो, इनमें कंपनी रिकमेंड नहीं करती है। वो चाहती है कि टर्बो का लोड बॉक्स टेस्ट किया जाए या ड्यूरिंग लोड बॉक्स टेस्ट टर्बो की एफिशिएंसी को चेक किया जाए। तो वही आज की डेट में फिनोमेना है। लेकिन जहाँ तक एल्को टर्बो है, तो एल्को टर्बो में रिकमेंडेशन है कि हम फिटमेंट करने के बाद विदाउट लोड टेस्ट हम टर्बो का रन डाउन टेस्ट कर लेते हैं, जिसको कि टीआरडी बोलते हैं। और इसके लिए सिंपली करना ये होता है कि इंजन को
स्टार्ट करके पहले इंजन को उसके नॉमिनल टेम्परेचर, जो वर्किंग टेम्परेचर है, जो कि 55 डिग्री से 90 डिग्री है, तो मिनिमम 55 डिग्री पे लाना होता है। इंजन को 55 से 60 डिग्री के बीच लाने के बाद इंजन को रेसअप करके 8 नॉच तक ले जाते हैं, यानी कि 1000 आरपीएम पे मेंटेन करते हैं। जब उसके वो आरपीएम मेंटेन हो जाते हैं, उसके बाद उसके आरपीएम डाउन करके 4 नॉच के आरपीएम पे इंजन को चला के रखा जाता है। तो जब 4 नॉच पे उसके आरपीएम से स्टेबल हो जाते हैं तो उसको सडन शट डाउन कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ ओएसटी या विद द हेल्प ऑफ एलडब्ल्यूएस। इन दो चीज़ों से सडन शट डाउन कर देते हैं। और उसके बाद क्रैंक शाफ्ट रुकने के बाद, जहाँ से क्रैंक शाफ्ट रुकी, क्रैंक शाफ्ट का मूवमेंट रुका, वहाँ से लेकर के टर्बो का रोटर असेंबली की शाफ्ट जब तक नहीं रुकती है, जब उस समय तक का टाइम नोट किया जाता है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट के रुक जाने के बाद टर्बो की रोटर असेंबली की शाफ्ट जब तक चली, जितनी देर तक चली, उस टाइम को नोट करते हैं और इस टाइम को कहते हैं टर्बो रन डाउन। तो ये टर्बो रन डाउन मिनिमम 90 सेकंड होना चाहिए। अगर 90 सेकंड है तो टर्बो सेफ है। रिकमेंडेशन है कि 90 से 150 ये लिमिट बांधी हुई है ड्यू टू कंडीशंस। लेकिन अगर 180 से ज़्यादा है तो हम ये मान लेते हैं कि कहीं ना कहीं बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या कहीं ना कहीं हमारा इम्पेलर फ्री हो चुका है और वो एफिशिएंसी अपनी लॉस करेगा। तो इन दैट केस जो है हम टर्बो को फेलियर मानते हैं और टर्बो को बता देते हैं। या अगर 90 सेकंड से कम आ रही है तो भी हमारे टर्बो की एफिशिएंसी कम है, ऑन दैट केस हमको टर्बो या तो चेंज करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं कि टर्बो चार्जर में डिफेक्ट्स क्या होते हैं। तो टर्बो चार्जर में जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो चीज़ें हैं। एक तो हाई आरपीएम पे चलना है तो वो मैकेनिकल लॉसेस करेगा, है ना, यानी कि मैकेनिकल डिफेक्ट क्रिएट करेगा। और दूसरा हाई टेम्परेचर में इसको वर्क करना है तो थर्मल लोड रहेगा, तो थर्मल लोडिंग की प्रॉब्लम भी रहेगी, जिससे कि थर्मल फेलियर भी आएंगे। तो हम एक एक करके दोनों फेलियर्स के बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले थर्मल फेलियर की बात कर लेते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी एक बार फिर बताता हूँ कि टर्बो जो है हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है। यानी कि टर्बो का वर्किंग टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेल्सियस से 550 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यही 550 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की एग्जॉस्ट गैसेस टर्बो के फिक्स नोजल रिंग पे पड़ती हैं। जो फिक्स डिस्क लगी होती है उसको फिक्स नोजल रिंग बोलते हैं, उस पे पड़ती हैं और उसको हीटेड करती हैं। उसके बाद वही हीटेड गैसेस हमारे टरबाइन डिस्क पे पड़ती हैं और रोटर को चलाती हैं। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया है वो नोजल रिंग हो गया, टरबाइन डिस्क हो गई, गैस इनलेट केसिंग हो गई और टरबाइन केसिंग हो गई। ये चार चीज़ें हमारी हैवीली थर्मल लोडेड चीज़ें हैं जिनको कि हमें मेंटेन रखना है उस थर्मल लोडिंग से। लेकिन ये टेम्परेचर तो हम कम कर नहीं कर सकते, तो नेचुरल है कि हम इस टेम्परेचर को, इसकी जो लिमिट हमने डिसाइड की हुई है, उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहेंगे। ये हम लोगों का पहला काम होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इन पार्ट्स के मेंटेनेंस के समय इनकी थर्मल लोडिंग को ध्यान में रखते हुए सही कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि ये उस थर्मल लोडेड कंडीशन में भी फेलियर ना हो, ठीक है। तो अब इसमें जो आपका टरबाइन डिस्क होती है जो कि मूव करती है रोटर असेंबली के साथ, वो थर्मल लोडेड के साथ साथ हमारी जो है मैकेनिकली लोडेड भी होती है, क्योंकि हाई आरपीएम पे चलती है, तो उसमें फेलियर की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब ये फेलियर कैसे बढ़ सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि या तो हमारा टर्बो बूस्टर एयर कम बनाए, यानी कि सुपर चार्जिंग प्रेशर को कम करे पहला, या टर्बो अपना काम सही से कर रहा है लेकिन जो पैसेज से हमारी एयर स्टोर हो रही है एयर गैलरी में, उसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो, या
हमारा आफ्टर कूलर चोक कंडीशन में हो, ठीक है। ये सारी संभावनाएं होती हैं बूस्टर को कम करने की। तो जब हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी पर्टिकुलर सिलेंडर में, तो वहाँ पे अनबर्न फ्यूल हमारा रहेगा, जो कि हमारे हीट को और बढ़ाएगा, यानी टेम्परेचर लेवल को बढ़ा देगा, पहला। दूसरा, हमारी जो FIPs है यानी फ्यूल इंजेक्शन पंप है, अगर उनकी फेजिंग जो है प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना हो, तो ये सारे कारण हैं जो हमारे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। तो हमारा मेन काम है कि थर्मल लोडिंग के लिए एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को क्रिटिकली कंट्रोल किया जाए। हम जितना अच्छे से एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे, उतना ज़्यादा हम इन फेलियर्स को रोक पाएंगे, ठीक है ना। फिर भी फेलियर तो होते ही हैं, और वो फेलियर क्या क्या होते हैं वो बता देते हैं। सबसे पहला होता है टरबाइन डिस्क का क्रैक होना, ड्यू टू हीट अफेक्टेड टरबाइन डिस्क का क्रैक हो जाना, टरबाइन डिस्क के ब्लेड का जल जाना या टूट जाना, टैब लॉक का टूट जाना, शेयर अप हो जाना। सबसे खास और सबसे साधारण दिखने वाला सा फेलियर है, दैट इज़ गैस इनलेट केसिंग का क्रैक हो जाना, या उसके लग्स का क्रैक हो जाना, जो कि बाहर से दिखाई देता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हमने क्लियरेंस प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, तो ड्यू टू हीट अफेक्टिंग ये क्लियरेंसेस का लॉस कर जाना मूविंग पार्ट के बीच में। और साथ ही साथ अगर हमारी ऑयल सील प्रॉपरली मेंटेन नहीं है और एयर कुशनिंग नहीं है, तो ऑयल सील का फेल हो जाना एक्सेसिव टेम्परेचर और कार्बनाइजेशन की वजह से। इसीलिए एयर कुशनिंग की जाती है। एयर कुशनिंग क्या करती है कि उस पर्टिकुलर ऑयल सील एरिया में फ्रेश एयर जाती रहती है और जली हुई गैसेस को वहाँ जाने से रोकती है। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक, वहाँ तक उतनी हीट नहीं पहुँचती जितनी जो कि डैमेज कर सकती है, दूसरा, कार्बन फ्री एरिया रहता है और ऑयल सील को बचाता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैकेनिकल फेलियर की। तो मैकेनिकल फेलियर के पहले ही बात हो चुकी है कि मेन रीज़न रहेगा हमारा हाई RPM। तो हाई RPM होने की वजह से हमारी रोटर असेंबली के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत डेवलप होती है। अगर हमारी रोटर असेंबली को लगाते समय स्टैटिक बैलेंसिंग और डायनेमिक बैलेंसिंग उसकी की जाती है बैलेंसिंग मशीन पर, जब आप जाएंगे लोको वर्कशॉप में तो देखेंगे कि वो कैसे मेंटेन होता है। लेकिन चलते चलते किन्हीं कारणों से अगर वो बैलेंसिंग खराब हो जाए, उसमें फ़र्क आ जाए, तो हमारा टर्बो का यह पार्ट मैकेनिकल स्ट्रेस में आ जाएगा और फेल हो जाएगा। और अगर ये मात्रा परमिशन लिमिट से ज़्यादा है, तो हमारा टर्बो का रोटर जो है बेरिंग समेत बिल्कुल फुल्ली डैमेज हो जाएगा। और इट कुड बी कि रोटर जो है पूरे टर्बो सुपरचार्जर को डैमेज कर दे, ठीक है ना। सबसे पहले जो इसमें डैमेज होता है वो बेरिंग होते हैं और सील होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक तो हाई RPM, दूसरा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लोअर साइड में, ये दो चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ही मैकेनिकल स्ट्रेस को डेवलप करके रखता है। और जैसे ही फेलियर होता है, सबसे पहले ऑयल सील फेल होती है, जो ऑयल सील जो है ऑयल लीक का कारण करेगी, और ऑयल लीक के कारण करते ही वो फेलियर की स्टार्टिंग होगी, और वहाँ से फिर हमारी बेरिंग फेल होगी, और उसके बाद हमारा पूरा टरबाइन फेल हो जाएगा। अब रोटर इम्बैलेंसिंग होती किन कारणों से है ये जान लेते हैं। अगर हमारी बेरिंग किन्हीं कारणों से ज़्यादा घिस जाए, उनमें वियर एंड टियर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो शुरुआत क्या होगी, नॉइजी ऑपरेशन, यानी कि आवाज़ आनी शुरू होगी। जैसे ही हमारे रोटर की बैलेंसिंग गड़बड़ाएगी, क्योंकि RPM बहुत ज़्यादा है, 1800 से 26,000,
तो एक हमिंग साउंड क्रिएट होना शुरू होगी। तो जैसे ही नॉइजी ऑपरेशन मिले हमको टर्बो में, हमें टर्बो का विधिवत चेक करके उसका इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ठीक है, यह हमारे टर्बो में जो स्ट्रक्चरल पार्ट हैं उन पे कोई गड़बड़ आ जाए, पर्टिकुलर किसी एक पार्ट का कहीं एक जो है डिस्टर्बेंस आ जाए, वो लूज़ हो जाएं या वो अपनी जगह से हट जाएं, तो हमारे रोटर की इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। और इम्बैलेंसिंग होते ही सबसे पहला काम क्या होगा कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है हमारे टर्बो की रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना, और हमिंग साउंड आ जाएगी जो कि लिखा हुआ है रेजोनेंट ऑफ पार्ट। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा जो टर्बो पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता होती है दैट इज़ अनयूजुअल साउंड या हमिंग साउंड, जो कि बहुत अच्छी मात्रा में होती है और जिसको कि चेक करते रहना चाहिए टर्बो रनिंग के समय। लेकिन आपके यहाँ तो केवल लोड बॉक्स पे ही आपको चेक करना होगा, उसके बाद तो जो काम है वो हमारे रनिंग सेट्स का है। तो जो लोड टेस्टिंग करेगा या जो है लोड बॉक्स कमीशनिंग पे जाएगा वो टर्बो के हमिंग साउंड को ज़रूर चेक करेगा और साथ ही साथ बूस्टर एयर प्रेशर को भी चेक किया जाएगा। जब लोड बॉक्स बताएंगे तो बताएंगे कि वहाँ क्या क्या चेक करना होता है। ठीक है, काजेज ऑफ टर्बो फेलियर, तो सबसे पहला होता है बेरिंग फेलियर। ठीक है ना, बेरिंग फेलियर में जो बेरिंग फेलियर है तो फिर वही बात आ जाती है थ्रस्ट कि अगर हमारा थ्रस्ट का कॉन्टैक्ट एरिया जो है मोर देन 50% है तो हमारा बेरिंग फेलियर होगा। थ्रस्ट का कॉन्टैक्ट एरिया हमारा मोर देन 50% है तो हमारा बेरिंग फेलियर होगा। अब ये बात आपको कितनी समझ में आ रही है ये बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही मोर देन 50% जाएगा तो बेरिंग सीज कर जाएगी। थ्रस्ट हमने बताया था एक्सियल फोर्स है और थ्रस्ट को किसी कॉलर या बुश के सहारे रोका जाता है। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ आपको। सबके घरों में टेबल फैन आप लोगों ने देखे होंगे। टेबल फैन में जब हम टेबल फैन ऑपरेट करते हैं, एक बार स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो टेबल फैन के पर यानी वो एक बार शाफ्ट समेत अंदर को जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, और जिस समय हम चलते हुए पंखे को बंद करेंगे तो वो टेबल फैन के पर शाफ्ट समेत बाहर को आते हैं। तो ये जो मूवमेंट है शाफ्ट का एक्चुअली इनवर्ड और आउटवर्ड, दिस कॉल्ड एक्शियल फोर्स दैट इज थ्रस्ट, और इसे मेंटेन करना है। अगर इसे मेंटेन नहीं करते हैं, पंखे में भी मेंटेन ना करें, अगर उसमें लॉक न लगे हों तो ये शाफ्ट पंखे से बाहर आ जाएगी। पंखे के आरपीएम भी कम होते हैं, पंखा हल्का भी होता है। नाउ हम अपने इंजन की बात करें, हमने क्रैंक शाफ्ट का थ्रस्ट बताया था 18 था, वो रखा जाता है तो वो बहुत लोडेड पार्ट है और उसी के लिए उसमें 9 नंबर जो बेरिंग है उस पर कॉलर लगा हुआ है जब वो रोकता है इधर, और दूसरी साइड में फास्ट कपलिंग है जिसमें स्पिंडल्स लगे हुए हैं जो रोकते हैं उस साइड, और दोनों तरफ मिला करके वर्किंग में 18 था वो मेंटेन किया था। सेम एज हमारी रोटर असेंबली में बेरिंग और ऑयल सील लगा करके शाफ्ट पे हमने बुशेस लगाए हुए हैं जो इसके थ्रस्ट को मेंटेन करते हैं। यहाँ पार्ट भारी नहीं है लेकिन यहाँ मैकेनिकल एफिशिएंसी ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है कि आरपीएम बहुत ज़्यादा है, कार्डियक एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए थ्रस्ट भी ज़्यादा डेवलप होगा। तो थ्रस्ट हमारा मेन पार्ट है और थ्रस्ट फेस हमारा नहीं घिसना चाहिए, इसीलिए एयर कुशनिंग करते हैं कि एयर कुशनिंग जो है उस थ्रस्ट को मिनिमाइज करती है, अपनी तरफ से डैम्प करती है। ठीक है ना। दूसरा है गैस इनलेट केसिंग, तो वो पक्का है कि जब भी गर्मी बढ़ेगी तो वो क्रैक होती है क्योंकि कास्ट आयरन का पार्ट है। नोजल रिंग में जो मेन फेलियर होता है कि ड्यू टू हीट जो है उसके 1 और मोर ब्लेड जो है फटिग के कारण टूट जाते हैं। जैसे जैसे वो टूटेंगे वैसे वैसे हमारे टरबाइन की एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। टरबाइन डिस्क नोजल रिंग यानी कि वो रिंग जो फिक्स लगी हुई है उस पर भी डिस्क लगी हुई है और वो क्या करते हैं, ये जो फिक्स
नोजल रिंग है, ये हमारे एग्जॉस्ट गैसेस के फ्लो को मेंटेन करती है एंगुलरली, यानी उस एंगल पे डाला जाए टरबाइन डिस्क पे जिससे कि टरबाइन डिस्क घूमना शुरू कर दे। ये उस फ्लो का मूवमेंट को एंगुलरली जो है मेंटेन करती है कि पर्टिकुलर इस एंगल पे ही जाना चाहिए, अदरवाइज टरबाइन डिस्क घूमेगी नहीं, सीधे गिरेगा तो नहीं घूमेगा, जैसे रहट आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो पहला है कि नोजल रिंग के ब्लेड टूट जाएं तो भी हमारा जो है एफिशिएंसी गिरेगी और टरबाइन फेल होगा, या टरबाइन डिस्क के अगर ब्लेड शेयर कर जाते हैं या गिर जाते हैं तो जिस कंडीशन में जितने गिरेंगे उतना ही हमारा टरबाइन का जो रोटर असेंबली का मूवमेंट है वो ब्रेकअप होगा और हमारा टरबाइन की एफिशिएंसी गिरेगी। और टरबाइन साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि जैसे ही टरबाइन डिस्क में हमारे ब्लेड्स गिरेंगे वैसे वैसे इम्बैलेंसिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इम्बैलेंसिंग स्टार्ट होते ही हमारा रोटर फेल कर जाएगा और हमारा टर्बो भी फेल कर जाएगा। इंटरमीडिएट केसिंग में हमारा क्रैक डेवलप हो जाए, क्योंकि ये वो पार्ट है जो अगर वाटर कूल टर्बो है तो टर्बो की कूलिंग का भी काम करता है, और एक साइड जो है हीट से भी रहता है, तो ये इसके फेलियर होने के चांसेस होते हैं। और अगर ये फेल करता है तो भी हमारा टर्बो फेल करता है, क्योंकि वाटर लीकेज होगा तो भी हमारा टर्बो फेल करेगा। अब कह रहे हैं कि फैक्टर फॉर फेलियर ऑफ बेरिंग्स, कि बेरिंग का जो फेलियर जनरेशन है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला है कि बेरिंग मटेरियल ही गड़बड़ हो, या जिस समय बेरिंग फिट की गई है उस समय उसके जो डायमेंशंस हैं उनकी एक्यूरेसी मेंटेन ना की गई हो, ये पहला होता है। दूसरा होता है कि बेरिंग को प्रॉपर तरीके से फिट ना किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जब भी रोटर की डायनेमिक बैलेंसिंग खराब होगी तो हमारा रोटर इटसेल्फ एट द टाइम ऑफ मूवमेंट हमारे बेरिंग को सीज कर देगा या फेल कर देगा, ठीक है ना। नोजल रिंग में कोई खराबी आती है या उसको लगाते समय इनकरेक्ट सेटिंग की गई, या वो कार्बनाइज होकर के उसके पैसेज चोक होना शुरू हो गए, इसमें बहुत सारे ब्लेड लगे होते हैं, तो जैसे ही कार्बन अगर उन पर जमना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्बन हटाने की कोई संभावना नहीं है टरबाइन की, वो केवल गैस फ्लो के साथ जो कार्बन आ रहा है वो तो वहाँ से होके ही जाना है। लेकिन हाँ, अगर पैसेज चोक नहीं हो रहा है या फ्लो चोक नहीं हो रहा है या बैक प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहा है तो कार्बनाइजेशन होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी कार्बनाइजेशन होता है। तो अगर ये चोकिंग कार्बनाइजेशन ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे बेरिंग को फेलियर होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि एक बैक प्रेशर क्रिएट होने लगता है, ठीक है ना। या हमारी चिमनी के द्वारा कोई फॉरेन मटेरियल पहुंच जाए रोटर बैलेंसिंग पे, उस बैलेंसिंग को डैमेज कर दे तो भी हमारी बेरिंग फेलियर होगी, ठीक है ना। अगर हमारे लुब्रिकेंट यानी लुब्रिकेशन ऑयल में पानी पहुंच जाए, पानी इनग्रेस कर जाए तो भी हमारा बेरिंग फेल हो जाएगी, क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम में पानी सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी का एक मेन रीज़न है कि पानी जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल की जो परत होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और चूँकि यहाँ टर्बो तो बहुत गर्म अवस्था में है तो पानी भी वेपर कंडीशन में आएगा तो वो उसको और जल्दी डिस्ट्रॉय करेगा, और जैसे ही वो लेयर डिस्ट्रॉय होगी वैसे ही हमारा बेरिंग फेल हो जाएगी। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ शाफ्ट एंड शोल्डर तो मटेरियल के ऊपर ही आ जाता है, और किन्हीं कारणों से अगर हमारा लूब ऑयल प्रेशर लो हो जाए एट द टाइम ऑफ लुब्रिकेशन ऑफ बेरिंग ऑफ TSC, यानी कि टर्बो की बेरिंग के लुब्रिकेशन के लिए जो प्रेशर हमको रिक्वायर्ड है, अगर उतना प्रेशर तेल का वहाँ नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो भी हमारी बेरिंग फेल हो जाएगी। नाउ टर्बो सर्जिंग। टर्बो सर्जिंग
के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है जो कि फेलियर का बहुत बड़ा कारण होता है। टर्बो सर्जिंग अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो हमारा इंजन में लगा हुआ टर्बो टुकड़े टुकड़े तक हो जाता है। तो टर्बो सर्जिंग के बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द ऑपरेटिंग पॉइंट एट विच द कंप्रेसर is to maintain a steady flow for the given booster pressure। अब इसका मतलब क्या है वो बात करते हैं। अगर हमारा टर्बो सपोज करिए 8 नाच पे इंजन चल रहा है या 6 नाच पे इंजन चल रहा है, एक पर्टिकुलर आरपीएम पे हमारा टर्बो का रोटर जो है मूव कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, और एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हमारी हवा कंप्रेस होकर के एयर गैलरी में जा रही है, तो ये एक स्टेडी फ्लो बनेगा 6 नाच पे कंटिन्यूअस ना। किन्हीं कारणों से कुछ ऐसा हो जाए कि इस मूवमेंट में एकदम रुकावट आ जाए फॉर पर्टिकुलर सेकंड, 1 सेकंड के लिए, आधे सेकंड के लिए एक रुकावट आ जाए और फिर चालू हो जाए, दैट इज कॉल्ड सर्जिंग। अब ये रुकावट कई कारणों से आ सकती है। अगर हमारे एयर फिल्टर चोक हो तो वहाँ बैक प्रेशर क्रिएट होगा, या हमारे एग्जॉस्ट गैसेस में का जो फ्लो कंटिन्यूअस जा रहा है वो फ्लो कहीं ब्रेकअप हो जाए, यानी एग्जॉस्ट गैसेस जो टरबाइन डिस्क और नोजल रिंग और टरबाइन डिस्क पे पड़ रही हैं उनमें कहीं ब्रेकअप हो जाए, यानी वो फ्लो जो जा रहा है वो कहीं एक स्टीम रोकी हमने किसी तरीके से और चालू कर दी, तो हम तो नहीं रोक सकते। नेचुरल है कि इंजन में किसी प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होगा, तो इन दैट केस हमारा बैक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और टरबाइन में एक हमिंग साउंड आएगी, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। और ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए या बार बार रिपीटेड हो जाए तो हमारा टर्बो फेल हो जाता है और यहाँ तक टोटली डैमेज हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पल्सेशन होता है कभी कभी बहुत हल्का होता है कि बहुत कम समय के लिए ऐसा हुआ कि उस फ्लो को, स्टेडी फ्लो को जरा सा रोक करके हटा दिया गया, और कभी कभी ये रिपीटेडली बार बार होता है और ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा और बार बार होता है तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा निकलती है और उस समय जो है हमारा टर्बो वेयर एंड टियर में चला जाता है। अब रीज़न क्या होता है? इसके रीज़न होते हैं कि अगर हमारे इंजन को बहुत ज़्यादा लोड पे डाल दिया जाए, ठीक है, या इंजन बहुत ज़्यादा लोड फील कर ले। पहली बात तो ऐसा होना ही चाहिए, इंजन की लोड कैपेसिटी हम लोग मेंटेन करते हैं एट द टाइम ऑफ लोड वर्क्स, लेकिन किन्हीं कारणों से इंजन बहुत ज़्यादा लोड फील कर ले तो ऐसा होगा, या हमारा जो कूलेंट वाटर है, जो वाटर कूलिंग सिस्टम से चल रहा है, पानी जो टर्बो को ठंडा कर रहा है, उसका टेम्परेचर राइज कर जाए, ठीक है ना। या जो मेन बात है, मिसमैचिंग ऑफ कंप्रेसर एंड टर्बाइन कंपोनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर इंजन। एक पर्टिकुलर अवस्था में हमारे कंप्रेसर और हमारे टर्बाइन कंपोनेंट में मिसमैचिंग क्रिएट हो जाए किन्हीं कारणों से, कि हमारा टर्बाइन चाहता है कि इस आरपीएम पे घूमे लेकिन हमारा इम्पेलर उसको मना करे, या हमारा इम्पेलर एक पर्टिकुलर मोमेंटम में चल रहा है विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, टर्बाइन इसको घुमा रहा है, लेकिन हमारी एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो उस टर्बाइन के उस मूवमेंट को रोके। इन दोनों अवस्थाओं में सर्जिंग होगी, ठीक है। तो ज़्यादा जो संभावनाएं होती हैं वो इंजन साइड से होती हैं, यानी टर्बाइन साइड से होती हैं, इम्पेलर साइड से बहुत कम होती हैं। तो जब भी सर्जिंग की समस्या आती है तो हम लोग जो है इंजन साइड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हमारा ये इंटरप्शन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, या वही है कि हमारी नोजल रिंग के जो ब्लेड्स हैं वो कार्बनाइज हो जाएं या वो चोक हो जाएं तो भी हमारा ये बैक प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और सर्जिंग स्टार्ट होगी, ठीक है।
अब बूस्टर एयर प्रेशर, बूस्टर प्रेशर वही प्रेशर है जो टरबाइन कंप्रेस करके एयर गैलरी में इकट्ठा कर रहा है। इस सुपर चार्जिंग प्रेशर को हम लोग बूस्टर एयर प्रेशर कहते हैं, BAP। ध्यान से नोट कर लीजिए। सुपर चार्जिंग प्रेशर जो कि इंजन में चार्ज के सक्शन के समय अंदर जाएगा, जो कि एयर गैलरी में भरा हुआ है, उसी को हम बोलते हैं बूस्टर एयर प्रेशर, शॉर्ट फॉर्म में BAP। तो जो हमारा BAP लेस होने का कारण होगा, उसके रीजन होंगे कि हमारा टर्बोचार्जर गंदा हो जाए, यानी उसके पैसेज में कार्बनाइजेशन हो जाए, वो चोक हो जाए, या हमारी बीरिंग जो है सीज कर जाए या पार्शली सीज कर जाए, या हमारा रोटर इम्बैलेंस हो जाए, ठीक है, या हमारी एग्जॉस्ट गैसेस का जो फ्लो आना चाहिए वो कहीं रास्ते में लीक होना शुरू हो जाए। तो जितना वो लीक करेगा उतना ही रोटर के RPM कम होंगे, रोटर असेंबली के, और उतना ही बूस्टर एयर प्रेशर कम बनेगा, ठीक है ना। या हमारे टरबाइन ब्लेड्स या नोजल रिंग के ब्लेड जो है डैमेज हो जाए, या एक आध गिर जाए, या हमारा इम्पेलर भी डैमेज हो जाए, तो रोटर पार्ट डैमेज होगा तो हमारी दिक्कत होगी। टरबाइन, अगर हमारा टर्बो सुपरचार्जर गंदा हो चुका है तो हमें दिक्कत होगी। अगर हमारे फिल्टर भी चोक हो गए हैं तो भी हमें दिक्कत होगी, ठीक है। या किन्हीं कारणों से हमारा रोटर इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे RPM कम हो जाएंगे, तो हमारा बूस्टर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, या हमारे एग्जॉस्ट गैसेस लीक हो जाए तो भी हमारा बूस्टर एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अब यही बूस्टर एयर प्रेशर, ये तो टरबाइन की बात थी। अगर अभी भी कम होता है तो फ्यूल चार्ज सिस्टम में क्या दिक्कत आ सकती है। अब यही गैसेस हमारी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से लीक होंगी, या हमारे आफ्टर कूलर में एयर लीकेज हो जाए। जो टरबाइन तो हमारा हवा को कंप्रेस करके दे रहा है, लेकिन वो हवा प्रॉपर वे में आप एयर गैलरी तक पहुँचे तब तो आप एयर में उसमें इंजन में यूज़ होगी। लेकिन अगर वो बीच में ही कहीं लीक कर जा रही है आफ्टर कूलर में, तो वो प्रेशर तो पहुँचेगा नहीं इंजन में, तो नेचुरल है कि हमारा बूस्टर प्रेशर लीक करेगा। ड्राई एयर फिल्टर्स, जो कि हमने पहले बात की थी, अगर हमारे फिल्टर्स चोक हो जाएंगे, या हमारी डस्ट एग्जॉस्टर मोटर, जिसको डस्ट ब्लोअर मोटर भी बोलते हैं, DBM बताया था मैंने, साइक्लोनिक फिल्टर केस में लगी होती हैं हमारे पास, टोटल मिला करके दोनों तरफ एक एक दो, एक इंजन लेफ्ट साइड में और एक इंजन राइट साइड में। तो ये अगर हमारी काम करना बंद कर दें, या एयर मेज की कंडीशन में, ऑयल बाथ फिल्टर की कंडीशन में, हमारे फिल्टर में ऑयल हो ही नहीं या बहुत कम मात्रा में हो, इन सारी कंडीशन में भी हमारा जो है बूस्टर एयर प्रेशर पे प्रभाव पड़ेगा। हमारा गवर्नर प्रॉपर वे में काम ना करे, माल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर, जिसके लिए वो डिज़ाइन किया गया है, गवर्नर जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने उसको लोड बॉक्स के समय सेट किया है, उस तरीके से अगर वो काम ना करे तो भी हमारे बूस्टर एयर प्रेशर में प्रभाव आएगा। अब गवर्नर तो काम करना चाहता है, लेकिन गवर्नर का जो लिंकेज, वो हमारे इंजन को 16 FIPs को जो ऑर्डर दे रहा है वही वहाँ तक ना पहुँचे, गवर्नर दे रहा है। यानी कि गवर्नर ने अपना ऑपरेशन किया, लेकिन हमारा लिंकेज जाम हो गया, और उसने वो मूवमेंट दिया तो, लेकिन देर में दिया। या गवर्नर ने कहा कि अब ये मूवमेंट वापस लेना है, अब रैक कम खोलना है, लेकिन गवर्नर तो खींचे पड़ा है, लेकिन चूँकि लिंकेज हमारा जाम है तो नेचुरल है कि वो FIPs धीमे धीमे खींचेंगे, और उस कंडीशन में भी हमारा इंजन की बैलेंसिंग बिगड़ेगी, साथ ही साथ जो है हंटिंग भी आएगी, और हमारे बूस्टर एयर प्रेशर पे भी प्रभाव पड़ेगा। वन और मोर इंजेक्टर्स डिफेक्टिव, आपको पता है कि प्रत्येक सिलेंडर में एक इंजेक्टर लगा हुआ है। तो अगर हमारे सिलेंडर में हमारे इंजन में 16 सिलेंडर लगे हैं, और 16 में मान लीजिए कि 2 या 3 या 1 इंजेक्टर अपना काम नहीं करता है, तो नेचुरल है कि उस पर्टिकुलर सिलेंडर में फायरिंग नहीं होगी, और ये इंटरप्शन का कारण बनेगा। जो एग्जॉस्ट गैसेस एक फ्लो में कंटिन्यूस जा रही हैं वो वहाँ नहीं पहुँचेंगी। आपको पता है, आपको बताया भी गया है कि पर्टिकुलर हर 45 डिग्री पे एक सिलेंडर फायर कर रहा है।
ठीक है ना। यानी कि क्रैंकशाफ्ट के एक चक्कर के दौरान जो है 8 बार फायरिंग हो जा रही है। तो इस तरीके से क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्कर में 16 बार फायरिंग हो रही है और ये धुआं कंटिन्यूअस पर्टिकुलर इंटरवल पे उस एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के रास्ते से हमारे टर्बो को पहुंच रहा है। तो ये अगर हमारा 1 या 2 सिलेंडर में फायरिंग नहीं होती है ड्यू टू इंजेक्टर्स, तो नेचुरल है कि हमारा एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो इंटरप्ट करेगा, जो कि हमारे रोटर असेंबली के आरपीएम को डिस्टर्ब करेगा और हमारा बूस्टर एयर प्रेशर लॉस कर जाएगा। ठीक है ना। या पुअर ब्लो बाई। तो पुअर ब्लो बाई का मतलब हो गया कि पर्टिकुलर सिलेंडर में हमारा उतना प्रेशर नहीं बनना या उतना कंप्रेशन नहीं बनना जितने के लिए वो डिज़ाइन किया गया है। कम कंप्रेशन बनेगा तो कम एग्जॉस्ट होगा, कम फ्यूल जलेगा और नेचुरल है कि हमारे एग्जॉस्ट गैसेस का फ्लो कम होगा और अल्टीमेटली हमारे बूस्टर एयर प्रेशर पे प्रभाव आएगा। तो ये कुल मिलाकर के फेल्योर के बारे में था। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें। आप लोग पूछते नहीं हैं तो अभी तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत कम पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि अभी आप लोगों ने इंजन देखा तो नहीं है और इंजन इतना आसान नहीं है मैकेनिकली। तो नेचुरल है कि अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आप क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करेंगे। क्वेश्चन छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जो भी है आप पूछें तो जवाब भी दिया जाएगा, और नहीं तो जब क्लासेस रिज्यूम होंगी तब देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।